JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बिलावल हाउस पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात जारी। मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल, मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुश आइंद करार दिया और खित्ते के इस्तेहकाम में मुआविन होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तफाक। इसी पर मजीद बात करने के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, ये बड़ी अहम मुलाकात इस वक्त जारी है बिलावल हाउस में। 2-2.25 घंटे के इंतज़ार के बाद मौलाना फजलुर रहमान अपने पूरे वक्त के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं बिलावल हाउस कराची। और बिलावल हाउस पहुँचते ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन निसार अमन खोड़ो हैं, सैयद नवीद कमर हैं और दीगर रहनुमा भी हैं, शाजिया अता मरी हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान के हमरा राशिद महमूद सुमरो हैं, कामरान मुर्तज़ा हैं, उनके बेटे हैं असजद, वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान काफ़ी मामलात पे गुफ्तगू हो चुकी है। जो बिलावल हाउस के तर्जमान के मुताबिक कि इस गुफ्तगू में 26वीं आईनी तरमीम पर के काफ़ी नुकात पर बातचीत हुई है। जबकि जो शंघाई ताउन तंजीम है उस पर भी दोनों रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान ये जो आज मुलाकात हो रही है, ये आने वाले 2-3 दिनों में बहुत दूर रस नताइज देगी, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और ये वफाकी आइनी अदालत पर मामला चल रहे हैं। वफाकी आइनी अदालत पर इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की जा रही है। ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने हमरा एक ड्राफ्ट भी लाए हैं, क्योंकि ताख़ीर भी इस वजह से हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान यहाँ कराची में अपनी पार्टी के एक रहनुमा के घर पर मौजूद थे और वहाँ पे इस मुलाकात से कबल मौलाना फजलुर रहमान की अपने साथियों से भी एक तवील मुशावरत हुई है। उसके बाद वो यहाँ पे बिलावल हाउस पहुँचे हैं, जहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उसकी पूरी टीम मौजूद है। इन तमाम रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। अब देखना ये है कि ये मुलाकात कितनी देर तक जारी रहती है, इसके बाद मीडिया को कोई ब्रीफिंग दी जाती है या नहीं, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये इंतहाई अहम मुलाकात जारी है। जी अच्छा आजिज, बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ताख़ीर भी इसी वजह से हुई है और मौलाना साहब अपने साथ ड्राफ्ट भी लाए हैं, अपने साथियों की इनके साथ मुशावरत भी हुई है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इन चीज़ों पर मुशावरत हुई है और ड्राफ्ट किस हवाले से साथ लेकर आए हैं वो। जी इम्कान तो ये है कि आज किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा रही है। जो इतने अरसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ते थे, इम्कान ये है, कभी इम्कान है इस बात का कि इस मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जानिब से, एक कोई बहुत बड़ा ऐलान हो, किसी मामले पे इत्तफाक राय कायम हो जाए और फिर उसकी इस बात का भी इम्कान है कि अगर इत्तफाक हो जाता है कि कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए। बताया ये जा रहा है कि कल ये तमाम रहनुमा इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। इस मुलाकात से कबल पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा शाजिया मरी ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने भी ये बात बताई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक चाहते हैं और आज की मुलाकात को उसी तनाजुर में देखा जाए। तो इस बात का इम्कान है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी किसी नतीजे पर पहुंच जाएं और फिर उसी नतीजे से दीगर जो इनके इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून है या दीगर जमातें हैं, उनको आगाह किया जाए और फिर उसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाए। इस बात का आज इम्कान यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी अच्छा आजिज, हमें ये भी बताइएगा कि इससे बाकी सियासी हल्के क्या तस्वर कर रहे हैं। जी देखिए, मुल्क में एक नई आइनी अदालत बनाने पे, वफाकी आइनी अदालत बनाने पे ये सारी मुशावरत हो रही है। ज़राए कह रहे हैं, ये बात खुद शाजिया मरी ने भी यहाँ पे थोड़ी देर कबल कही है
کہ کافی معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے، اور ان کے بقول کہ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ملک میں ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بارے میں کافی معاملات ہیں جن پہ ان کے بقول یا ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک اتفاق ہو چکا ہے۔ کچھ معاملات ہیں، کچھ ٹیکنیکلٹیز پر بات ہو رہی ہے، کچھ طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ اتفاق ہونا ہے۔ تو آج کیونکہ یہ ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کو دی گئی تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ان تمام معاملات پر آمادہ کریں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان آج کی ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری سے متفق ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر مسلم لیگ نون کو اس پوری مشاورت میں شامل کیا جائے گا۔ وہ یقیناً اسلام آباد میں کل ممکن ہے کہ کل ہی یہ مشاورت ہو اور پھر ایک بڑے بریک تھرو کی طرف جائیں، چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس اگر ہو رہا ہے تو اس میں یقیناً اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ اس میں وفاقی آئینی عدالت کے تشکیل پر فریقین میں اتفاق ہو گیا ہے۔ جی عزیز یہ بتائیے گا کہ سیاسی حلقوں میں کیا چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، ملاقات یہ جو ہے یہ سیر حاصل ثابت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اس ملاقات کے بارے میں ابھی جو بلاول ہاؤس میڈیا سیل کی جانب سے ایک اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس میں بھی یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شنگھائی تعاون تنظیم پر بلاول نے اور مولانا فضل الرحمان نے اتفاق کا اظہار کیا ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے اس کو خوش آئین قرار دیا ہے دونوں رہنماؤں نے۔ اور وفاقی آئینی عدالت 26ویں ترمیم پر جو بات چیت ہوئی ہے اس ترجمان کے اعلامیے کے مطابق اس میں بھی دونوں رہنماؤں نے اس بات چیت کو اور جو اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ملاقات کے بعد اتفاق کن امور پر ہوتا ہے، آیا جو مولانا فضل الرحمان کا جو اس پہ بلاول بھٹو زرداری مکمل اتفاق کرتے ہیں یا اسی ڈرافٹ کو دیگر اتحادیوں کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ ابھی چونکہ کل کا دن ان کے پاس موجود ہے، کل کے دن میں اور بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، تو بہرحال یہ ابھی جو ملاقات جاری ہے یہ بھی ایک بہت پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بلاول ہاؤس کبھی نہیں آئے، آج وہ بلاول ہاؤس پہنچے ہیں، تو اس کو کافی اہم سیاسی پیش رفت ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی عزیز یہ بتائیے گا کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر جے یو آئی اتفاق کر لے گی؟ جی دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے اس سے قبل یہ کہا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈرافٹ تھا آئینی عدالت کے بارے میں ان کو وہ مسترد کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بقول کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ دیا ہے، بلاول بھٹو چیت چل رہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے آج بھی ایک طویل مشاورت کی ہے اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ ایک ڈرافٹ لائے ہیں، چونکہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ موجود ہیں، نثار احمد کھوڑو موجود ہیں، نوید قمر موجود ہیں، شازیہ عطا مری موجود ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ راشد محمود سومرو ہیں، کامران مرتضیٰ ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں اسجد اور دیگر لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ امکان ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ ملاقات رہے گی اور پھر دیکھا جائے کہ آیا یہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، یقیناً اس بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا عاجز کہ کیا بلاول بھٹو نے مولانا کو آئینی ترمیم کے حوالے سے رام کر لیا ہے؟ جی دیکھیں، ہماری جو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، چونکہ جے یو آئی کے کسی رہنما سے ہماری ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو رہنماؤں سے بات ہوئی ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس بات کا آج کبھی امکان ہے کہ آج کی میٹنگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے درمیان اس حوالے سے آخری میٹنگ ثابت ہوگی، اور آج کی میٹنگ پہ اتفاق رائے قائم ہونے کے بعد پھر اسلام آباد میں کل جو ہے دیگر فریقین سے مشاورت کی جائے گی، دیگر جو اتحادی ہیں وفاقی حکومت کے ان کو بھی ظاہر کے اعتماد میں لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک حتمی ڈرافٹ بنے گا قومی اسمبلی میں، ظاہر ہے نہ مولانا فضل الرحمان کا ڈرافٹ پیش ہوگا، یقیناً ایک دوسرا ڈرافٹ بنے گا جس میں مولانا فضل الرحمان نے جو نکات
پیش کیے ہیں ان نکات کو شامل کیا جائے گا. کچھ نکات یقیناً اس میں وفاقی حکومت کے بھی ہوں گے, کچھ نکات پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی آئینی عدالت کی بات کی تھی, جسٹس دوراب پٹیل نے اس کی پوری ڈرافٹنگ کی تھی. تو ظاہر ہے ان تمام امور پر دیگر اتحادیوں کو ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اس کے بعد ہی شاید پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیمی بل کا جو حتمی مسودہ ہے اس کو پیش کیا جائے گا. اچھا عاجز بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کے لیے مولانا کا کراچی کے بعد اگلا اسٹیشن کیا ہوگا؟ مولانا اس حوالے سے کس کس سے ملاقاتیں کریں گے؟ جی دیکھیں, مولانا کے کوئی شیڈیول ملاقاتوں کے بارے میں تو ابھی تک نہیں بتایا گیا. مولانا فضل الرحمان چونکہ گزشتہ روز یہاں پہ صوبہ سندھ تشریف لائے تھے, کل میرپور خاص میں انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے, ایک بہت بڑی کانفرنس سے خطاب کیا. اس کے بعد وہ آج یہاں کراچی پہنچے ہیں. تو کل مولانا فضل الرحمان نے خود ہی یہ اعلان کیا تھا کہ آج ان کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہے. کسی اور ملاقات کا انہوں نے نہیں بتایا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا کل صبح سویرے اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے. ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اسلام آباد روانہ ہو جائیں. اس کے بعد مزید جو پیش رفت ہونی ہے, مزید جو مذاکرات ہونے ہیں, مزید جو بات چیت ہونی ہے, وہ یقیناً اسلام آباد میں ہی ہوگی. جی بہت شکریہ عاجز جمالی, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. اور اب بات کریں گے قومی ادارہ صحت برائے اطفال میں بچوں کی زندگیاں داؤ پر. ہسپتال میں زائد المیعاد فائر بال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور مختلف شعبوں میں 2013 میں 105 فائر بال لگائی گئیں, جبکہ مدت 2018 کو ہی پوری ہو چکی ہے. کچھ فائر بال 2017 کو لگائی گئیں جس کی ایکسپائری 2022 میں مکمل ہوئی. اسپتال انتظامیہ کے مطابق فائر بال لگانا سیکیورٹی کمپنی کی ذمہ داری ہے. سیکیورٹی کمپنی نے بجٹ نہ ملنے کا شکوہ کر دیا. آپ کو ناظرین اپڈیٹ کرتے چلیں کہ قومی ادارہ صحت برائے اطفال میں بچوں کی زندگیاں داؤ پر. اسپتال میں زائد المیعاد فائر بال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. مختلف شعبوں میں 2013 میں 105 فائر بال لگائی گئی. تفصیلات جانتے ہیں, بات کریں گے ابراہیم رند سے. ابراہیم بتائیے گا. جی بالکل, یہ کراچی میں بچوں کی بیماری کا سب سے بڑا اسپتال ہے قومی ادارہ صحت برائے اطفال, جس کو NHS کہتے ہیں. اس میں جو ہے 2013 میں سیکیورٹی کمپنی کی جانب سے 105 فائر بال لگائی گئی تھی, اور جو ان کی مدت میعاد جو ہے 2018 میں ختم ہو چکی تھی, زائد المیعاد ہو چکی تھی. اور کچھ ایسی فائر بال بھی تھی جو کہ 2017 میں لگائی گئی تھی اور 2022 میں ایکسپائر ہو چکی ہے, ان کی سمجھے ایکسپائر ہو چکی ہے. اور اس کے بعد سے ابھی تک وہاں پہ نئی بالز نہیں لگائی گئی, اور جس کی وجہ سے جو پہلی منزل سے لے کے چھٹی منزل تک جو یہاں پہ زیر علاج بچے ہیں جن کی تعداد تقریباً 500 سے زائد ہے, کیونکہ اسپتال بھی 550 بستروں پر مشتمل, تو ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. جبکہ اس کے علاوہ جو ان کے والدین اور اسپتال ہے, طبی عملہ اور غیر طبی عملہ, ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری جب بات ہوئی اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ناصر صدر سے, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فائر بال کی لگانے کی جو ذمہ داری ہے وہ سیکیورٹی کمپنی کو دی گئی ہے, اور اس کو بجٹ بھی حکومت سندھ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم نے سیکیورٹی کمپنی کے انتظامی عہدیداروں سے بات کی, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اس ٹائم جب لگائی گئی تھی سال 2013 میں, تو اس ٹائم اتنی مہنگائی نہیں تھی, لیکن اب جو ہے سال 2024 کے دوران جو مہنگائی جو انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ فائر بال منگوانا اور وہاں پہ لگانا انتہائی مشکل ہو گیا. تو اگر حکومت ان کو وقت پر بجٹ دے اور اگر ان کو جو ان کا بجٹ ہے وقت پر ریلیز کرتی رہے, تو وہ فائر بال جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. لیکن فی الحال اسپتال کی انتظامیہ اور سیکیورٹی کمپنی کے درمیان جو یہ سرد جنگ چل چکی ہے, تو اس وجہ سے جو بچے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں. یہ فائر بال اس طرح ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اسپتال میں آگ لگ جائے تو یہ جو ہے گرمی کی وجہ سے آٹومیٹک یہ بالز جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں, اور اس میں مزید چھوٹی چھوٹی بالز ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے, تو اس وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے اور مزید نقصان نہیں ہوتا. جی اچھا, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کسی ہاسپٹل میں کوئی حادثہ پیش تو نہیں آیا اس فائر بال کی کمی کی وجہ سے؟ جی ابھی تک اس اسپتال میں تو حادثہ پیش نہیں آیا, لیکن ماضی میں اس طرح کے حادثات کچھ اسپتالوں میں مختلف شعبہ جات میں ہو چکے ہیں, اور اگر وہاں پر اگر یہ فائر بال لگی ہوتی ہیں تو وہ پھر نقصان اتنا نہیں ہوتا. لیکن ماضی میں اس طرح کی جو ہے واقعات ہو چکے ہیں, لیکن اس اسپتال میں NHS اسپتال میں ایسا کوئی واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا. لیکن انکوبیٹرز میں آگ ضرور لگی تھی, جس میں ایک بچہ بھی ایکسپائر ہوا تھا چند سال پہلے, لیکن وہ آگ جو ہے وہ خود بخود انکوبیٹر تک ہی محدود رہی تھی, فائر بال تک نہیں پہنچ سکی تھی آگ. اس وجہ سے جو ہے ابھی بھی جو ہے لیکن خطرات جو ہے وہ موجود ہیں.
तो इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर इस अहम मसले पर तवज्जो दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं, जिनकी एक दिन से उम्र से लेकर 12 साल 13 साल तक की उम्र के यहाँ पे बच्चे होते हैं, तो वो भाग भी नहीं सकते खुदा ना खास्ता आग लगने की सूरत में। तो इनकी ऐसे बच्चों की जिंदगियां खतरे में है, तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो इकदाम करें, इंतजामिया को भी हिदायत दें और सिक्योरिटी कंपनी को भी कि वहाँ पर जो है वो नई बॉल्स लगाई जाए, ताकि वहाँ पर कोई भी हादसा हो तो फौरी तौर पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सके। जी इब्राहिम, बताइएगा कि इस हवाले से क्या कोई एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल अस्पताल की इंतजामिया से इंतजाम तो मुकम्मल किए गए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आग लगती है तो इसके 2 दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन इसके हवाले से सिर्फ अलर्ट जारी किया इंतजामिया ने, और कुछ अर्से पहले जो ट्रेनिंग भी दी थी TBM को कि अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो उसमें एग्जिट किस तरह किया जाए और किस तरह के हिफाजती इकदाम किए जाए। लेकिन ये जो फायर बॉल है ये इंतहाई अहम है, और यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक जो है आग बुझने में मददगार साबित होती है। जी इब्राहिम, ये बताइएगा कि इस हवाले से हुकाम बाला का क्या मौक़िफ़ बताया जा रहा है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवाम का यही कहना है कि इस हवाले से जो ये जिम्मेदारी थी, जब साल 2013 में सिक्योरिटी कंपनी और अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से के दरमियान जब मुआहिदा हुआ था, तो मुआहिदे में यही तय पाया था कि वहाँ सिक्योरिटी कंपनी भी जो सिक्योरिटी गार्ड भी फराहम करेगी, CCTV कैमरे भी फराहम करेगी और साथ साथ जो फायर बॉल और दीगर हिफाजती इंतजाम भी करेगी। तो उस टाइम सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से ये लगाए गए थे। तो जब हमारी इंतजामिया से बात हुई अस्पताल के डायरेक्टर से, तो उनका यही कहना था कि आप जो फायर बॉल जो लगाने का और नई बॉल लगाने का और पुरानी एक्सपायर को निकालने की जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी कंपनी की तरफ सिक्योरिटी कंपनी को दी गई है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि साल 2013 में इनका मुआहिदा हुआ था सिक्योरिटी कंपनी का, SNC जो कंपनी है, और उसका जो अभी दिसंबर 2024 में मतलब कि आइंदा तकरीबन 3 माह के बाद इनका जो है वो मुआहिदा खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कंपनी इस वजह से भी चुप हो गई, अगर नया मुआहिदा नहीं होता तो उनको इतने अखराजात ना करना पड़े। जी अच्छा, ठीक है इब्राहिम, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर डॉक्टर अमाद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे आप? हमारा डॉक्टर साहब के साथ राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हैं। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। सिंध सरकार ने 19 ग्रेड के अफसर शाकिर कयूम खानजादा को DG महकमा कीमत और रस्त तयनात कर दिया। सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध सरकार ने 19 ग्रेड के अफसर शाकिर कयूम खानजादा को DG महकमा कीमत और रसद तैनात कर दिया गया है। इस पर तफसीलात जानते हैं, बात करेंगे आज़ाद नोहरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी महकमा तामत इंडस्ट्रीज और तामत शाकिर कयूम खानजादा का वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी का तबादला करके उनको नया जो है डायरेक्टर जनरल महकमा कीमत और रस्त तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जबकि ये 19 पोस्ट पर उनको DG के ओहदे पर तैनात किया गया। इनकी तैनाती OPS की बुनियाद पर कर दी गई, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। अब आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया है। CPL चीफ ने इस मौके पर क्राइम से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी है। आपको अपडेट करें कि वज़ीर दाखिला सिंध सैयद ज़ियाउल हसन लंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया। CPL चीफ ने इस मौके पर क्राइम से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। जी हाँ, ब्रीफिंग दी गई है इक़दाम पर, और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया गया है। बाकायदा इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है। CPL चीफ ने इस मौके पर ब्रीफिंग दी है। क्राइम से मुतालिक इक़दाम किए गए हैं, इक़दाम पर ब्रीफ किया गया है और CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह किया है। बाकायदा इस मौके पर क्राइम से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफ भी किया गया है, ब्रीफिंग दी गई है।
चीफ ने इस मौके पर क्राइम से मुतालिक इकदामात पर ब्रीफिंग दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया है। CPL चीफ ने इस मौके पर क्राइम से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी है। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर कराची ने सरकारी निरहों के खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। हसन नकवी ने कहा, कई अरसे से अशिया की कीमतें तब्दील नहीं हुई हैं। रमज़ान से कबल अशिया खुर्दो नोश की कीमतें तब्दील की जाती थी। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको, कमिश्नर कराची ने सरकारी निरखों के खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया है। हसन नकवी ने कहा है कि कई अरसे से अशिया की कीमतें तब्दील नहीं हुई हैं। रमज़ान से कबल अशिया खुर्दो नोश की कीमतें तब्दील की जाती थी। अपडेट करने आपको, सरकारी निरखों के खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया गया है। कमिश्नर कराची ने सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया है। हसन नकवी ने कहा कि कई अरसे से अशिया की कीमतें तब्दील नहीं हुई हैं। तफसीलात जानते हैं और आइए आपको सुनवाते हैं मज़ीद क्या कहा गया। कमिश्नर सब अच्छाई की रिपोर्ट नहीं देते और आपको हम किसी एक मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कराएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि डिप्टी कमिश्नर्स बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट देते हैं और उसमें सबकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होती है। देखें, इसमें बड़ी एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज हो रही है प्राइस कंट्रोल के लिए भी, और बहुत सारी आइटम्स ऐसे हैं जिनकी काफ़ी अरसे से प्राइस रिवाइज़ नहीं हुई। पुराना ट्रेंड ये था कि रमज़ान से पहले रिवाइज़ की जाती थी, वो हमने रिपीटेडली उनको रिवाइज़ किया है। अब एक्सपेक्टेड है कि आगे शायद ऑयल की प्राइसेस भी उसमें भी वेरिएशन आ जाए, तो हम उसका भी वेट कर रहे हैं कि हम ऐसे मौके पे प्राइसेस रिवाइज़ करें ताकि वो जो लिस्टें हैं काफ़ी अरसे तक वैलिड रहें, तो आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। कमिश्नर कराची ने सरकारी निरहों की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। हसन नकवी ने कहा, कई अरसे से अशिया की कीमतें तब्दील नहीं हो रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मामला है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची हसन नकवी ने भी सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया है। इस हवाले से जब हमने उनसे सवाल किया कि शहर में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, चाहे वो अशिया खुर्दोनोश बात हो, कमोडिटीज की प्राइस हो या फिर चिकन की गोश्त की प्राइस का मामला हो, इस वक्त सरकारी निरखों से ज़्यादा कीमत का मुनाफाखोर आवाम को अशिया बेच रहे हैं, जिस पर कमिश्नर कराची हसन नकवी ने ये कहा कि कई अरसे से अशिया की कीमतें तब्दील नहीं हुई। रमज़ान से कबल अशिया खुर्दोनोश की कीमतें तब्दील करने की रिवायत थी, लेकिन इस बार काफ़ी अर्सा हो गया जो प्राइजेज है कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में वो वही पुरानी प्राइस है, लेकिन मार्केट वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका है। तो इस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि चिकन की कीमतों का नया नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा, यानी कि इस वक्त चिकन की जो सरकारी कीमत है वो 620 रुपये और मार्केट में हमें 700 से 750 रुपये किलो तक जो चिकन का गोश्त है वो फरोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कमिश्नर कराची ने इस बात का भी इंदिया दिया कि जो दीगर अशिया है उनकी सरकारी कीमतों का तयन भी जल्द कर लिया जाएगा, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को या इंतजामिया की टीमें जो है वो इस हवाले से जहाँ खिलाफ वर्जी मौसूल होती है वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी की जाती है, लेकिन इस वक्त हक़ाइक़ यही है कि मार्केट में जानवरों से लेकर सब्जियों से लेकर गोश्त की, चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, गाय का, बकरे का, मार्केट में मुनाफाखोरों का राज है और वो कोई भी जो सरकार ने नर्खनामा है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम रिटेलर से बात करते हैं, होलसेलर से बात करते हैं, मिडल मैन होते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिवाय दूध के, इस वक्त दूध 220 रुपये लीटर में बिक रहा है, कमिश्नर कराची ने भी यही रेट दिया है। सिवाय दूध के इस वक्त कोई भी चीज़, सब्जियों में बात की जाए, दीगर अशिया की बात की जाए, कमोडिटीज़ की मुख्तलिफ है, इसमें चावल हैं, दालें हैं, आटा है, चीनी है, तो कोई भी चीज़ जो वो सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं हो रही है। इस हवाले से देख रहे हैं कराची इंतजामिया नाकाम हुई है मुकम्मल तौर पर, और जिससे कमिश्नर कराची हसन नकवी ने भी एतराफ़ किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका काबिश मेमन तफसीलात के लिए। कराची के मौसम में तब्दीली के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आज सुबह शहर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 144 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। माहिरीन ने बढ़ती आलूदगी की वजह से तरक्याती और तामीराती कामों को करार दे दिया।
मज़ीद तफसीलात जानिए आयमा खान की इस रिपोर्ट। शहर कायद में मौसम के करवट बदलते ही फिजाई आलूदगी में इजाफा, समंदर की हवा बंद, शहरी साफ हवा के लिए तरसने लगे। आज सुबह शहर की फिजा में आलूदगी की शरह 144 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक 100 से 200 पार्टिकुलेट मैटर्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। 200 से 300 पार्टिकुलेट मैटर्स इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है। शहर कायद में तरक्याती और तामीराती काम फिजा के मयार की खराबी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जामिया कराची के प्रोफेसर डॉक्टर आमिर का कहना है कि PM 2.5 के ज़र्रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। टूटी हुई सड़कों से उठने वाली धूल मिट्टी भी फिजाई आलूदगी का सबब बन रही है। ये जो पर्टिकुलेट मैटर है जिसको हम PM कहते हैं, इसका जो छोटा पार्टिकल होता है वो PM 2.5 होता है। ये इतना छोटा पार्टिकल होता है कि ये हमारी सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचकर गैसेस के एक्सचेंज को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जो लोग कचरे को आग लगा देते हैं, और टूटी फूटी सड़कें हैं, हैवी कंजेशन है, ट्रैफिक जैम्स के मसाइल हैं, ये वो सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्पेशली पर्टिकुलेट पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 20वां रोज फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई पेश किया जाएगा। मजीद जानते हैं राहिल बेग से। आपको अपडेट करते चलें कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 20वां रोज फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई पेश किया जाएगा। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 20वां रोज़ जारी है। फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी है। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई पेश किया जाएगा। तफसीलात इस पर जान लेते हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल बेग से, इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बताइएगा राहिल, हमें कैसी गहमा गहमी है और किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मेला सजा हुआ है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 20वां रोज और 20वें रोज थिएटर प्ले चतुराई पेश किया जाएगा, जिसकी कहानी को मौसू बनाया गया है दो खवातीन की, जो कि एक बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी गुजारती है, जबकि दूसरी चालबाज है। और इस तंज़ो मिजाज से भरपूर खेल को देखने के लिए शायकीन की तादाद यहाँ पर मौजूद है और लोगों ने आर्ट्स काउंसिल आने का रुख कर लिया है। लोग यहाँ पर अपनी टिकट्स लेने के बाद अंदर जा रहे हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जहाँ दुनिया भर के 40 ममालिक के फनकार इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी फनकार भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन फरहान आबिद दिखा सके, और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, और फेस्टिवल में अपनी तमाम तरनाइयों और कामयाबी के साथ जारी है, क्योंकि अब विंडो जो है यहाँ पर खुल चुकी है। कुछ लोग अब अंदर जा चुके हैं, कुछ लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और फेस्टिवल में जहाँ कर जापानीज ड्रामे पेश किए गए, इटली से आए फनकारों का काम शोकेस किया गया, वहीं पर पाकिस्तानी फनकारों का काम भी पेश किया जाता है। जबकि हफ्ता और इतवार को पब्लिक को देखते हुए म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया जाता है, जिसमें न कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की फनकार भी अपने फन के जौहर दिखाते हैं। और आज के अगर हम ड्रामे की बात करें तो आज का जो ड्रामा चतुराई है वो आर्ट्स काउंसिल के थिएटर स्टूडेंट्स उसमें परफॉर्म करेंगे। और इस ड्रामे को देखने के लिए, क्योंकि आज के जो प्ले है ना कि सिर्फ तंज़ो मिज़ा है, उसमें एक सीख है, जो माशरती रवैये हैं और जो चालबाजियाँ हैं, उससे हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात होते हैं, किस तरह से ज़िंदगियों में बदलाव आता है, तब्दीलियाँ आती हैं, ये तमाम चीज़ों की मंजरकशी की जा रही है इस थिएटर प्ले के जरिए। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे और आज के इस प्ले के लिए क्या एक्साइटमेंट है, किस तरह से देखते हैं आज के इस प्ले को। तो आइए बात करते हैं, आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा आगे आइए। क्या कहेंगे, आज फेस्टिवल का 20वां रोज है और इस 20वें रोज को किस तरह से देख रहे हैं और आज थिएटर प्ले चतुराई पेश किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आगाज़ हुआ, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं
बल्कि अदर ममालिक से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो इस फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट्स हो रही हैं, डांस की क्लासेस हो रही हैं, थिएटर, एक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट से लव करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वो वर्कशॉप्स के लिए उनका इंतज़ाम किया गया है। आपको प्ले दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको वो किस मेथड के थ्रू एक्टिंग करते हैं, वो किस मेथड के थ्रू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो वो हमें वर्कशॉप में सिखाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो स्टूडेंट्स के लिए या जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्या कहेंगे फेस्टिवल को किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो यंग टैलेंट है उन्हें कितना आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्या कुछ सीखने का मौका मिलता है, थिएटर स्टूडेंट्स कितना एंजॉय कर रहे हैं? सर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारा आप समझें कि हम एक्टिंग की क्लास लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम थिएटर देखते हैं, तो वही जो सीखा है उसी को हम परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं लोगों को। और काफ़ी, हम तो खैर भी इस वक्त इतने प्रोफेशनल क्या हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल लोग आए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और बहुत प्रोफेशनली इसको परफॉर्म कर रहे हैं। कल का मैं बिलखुसूस, कल तो हम मतलब मैं रोज़ ही देख रहा हूँ, लेकिन कल एक हैमलेट की ख़ुद कलामी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने थिएटर किया। आज भी हम इसीलिए हम आए हैं कि यार ये भी आज चतुराई कॉमेडी थिएटर अच्छा होगा, मज़ा आएगा, और इसी के वेट में लगे हैं। अभी अंदर जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे। मुझे इंतज़ार है अंदर जाने का। यहाँ पर आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को किस तरह से देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम ममालिक के आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर यंग टैलेंट को आगे बढ़ने के कितने मौके? मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है कि पूरी दुनिया से 45 ममालिक पाकिस्तान में आके आर्ट काउंसिल में परफॉर्म करें। अब हम यहाँ पे एक्टिंग पढ़ रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है ना, हम इससे सीख रहे हैं। अब कल जो हमारे यहाँ एक परफॉर्मेंस हुई है हैमलेट की हम कलामी, के लिए क्या कहेंगे, जो कि अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा चौथराई? आज का जो प्ले है वो भी काफ़ी प्रोमिसिंग है। इसका नाम इन लोगों ने रखा हुआ है 29 स्टेप्स। बहुत बेहतरीन है, बहुत प्रोमिसिंग है। हमारे टीचर्स ने तो हमें ये कहा हुआ है कि इसमें एक बंदा 100 कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अब जो बंदा 100 कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो एज एन स्टूडेंट, एज एन एक्टिंग स्टूडेंट हमें सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 20वां रोज़ जारी है। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद है। राहिल, आप लोगों के साथ अपनी चेक जारी रखें, एंजॉय करें, हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है अभी।